Hello students, myself Pankaj Chaudhary, Assistant Professor in Commerce from RIPG College पानीपत। तो आज जो मैं ई कंटेंट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो जीएसटी का टॉपिक है, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड ई वे बिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, फुल फ्लैज क्वेश्चन भी इस चैप्टर से जो आ सकता है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। वैसे तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हम अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हैं और ई वे बिल जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले एर्स्टवाइल जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है नहीं था। तो लेट अस सी कि क्या क्या इसमें रीड करेंगे। कि सबसे पहले देखेंगे इनवॉइस क्या होता है, टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर एंड डिलीवरी चलान्स क्या होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं और ई वे बिल क्या होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर को देखने के बाद हम जो सीखेंगे कि टैक्स इनवॉइस किस तरह से इशू किया जाता है, क्या क्या मोड्स हैं उसके, और वाउचर और चालान क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है और क्या कंटेंट्स होते हैं, और ई वे बिल क्या होता है, ये हम सीखेंगे इससे। तो सबसे पहले इनवॉइस का मीनिंग हम देखते हैं कि इनवॉइस क्या है, ये हम देखेंगे। तो इनवॉइस का मीन्स है, इनवॉइस हिंदी में हम बीजक बोलते हैं। तो जिससे हम क्या करते हैं, जो भी गुड्स या सर्विसेस जो भी हमने प्रोवाइड की हैं अपने सेलर को, अपने कस्टमर को, जो भी सप्लायर है, यहाँ पे हम सप्लायर वर्ड यूज कर रहे हैं, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी जिसने ली है, बायर एंड सेलर, सप्लायर मीन सेलर और रेसिपिएंट मीन बायर। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम उसको, जिससे पता चलेगा कितनी क्वांटिटी है, किस मोड से हमने भेजा है, पेमेंट उसकी कैसे हो रही है, क्या क्या पेमेंट की कंडीशंस हैं, क्या टर्म्स हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स या सर्विसेज जो हमने उसको प्रोवाइड की हैं वो क्या है, ये सब पता चलता है, उसको हम इनवॉइस बोलते हैं। तो नीचे देखो एलिमेंट्स दे रखे हैं कि कौन कौन सी पार्टीज मीन सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, कौन सी हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, कौन कौन सी आइटम्स उसको सप्लाई की हैं, कितनी क्वांटिटी में सेल की हैं, शिपमेंट की डेट क्या है, क्या ट्रांसपोर्ट मोड है, डिलीवरी या पेमेंट टर्म्स क्या है। उसके बाद आता है कि इनवॉइस क्या है, बेसिकली व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो इनवॉइस क्या है कि इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कि जब इनवॉइस आ जाएगा तो मींस हम ऑनरशिप, जब हम पेमेंट कर देते हैं तो ऑनरशिप ट्रांसफर तभी होती है। रजिस्टर्ड पर्सन, कि जब तक वो इनवॉइस नहीं देगा, टैक्स इनवॉइस लिखा होता है आप ऊपर देखेंगे, तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। सर्टेन फील्ड्स जो इनवॉइस के अंदर होते हैं वो मैंडेटरी हैं, वैसे कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है बट कुछ फील्ड्स जो हैं वो जरूरी हैं। इनवॉइस मैनुअली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, तो नॉर्मल इनवॉइस इशू कर सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सारे ट्रांजैक्शंस के अंदर टैक्स इनवॉइस जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। पर्टिकुलर्स देखो हमारे टैक्स इनवॉइस के अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर्स होंगे वो हम यहाँ देखते हैं। तो नेम होगा, एड्रेस होगा सप्लायर का और उसका जीआईएसटीएन नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, इनवॉइस का 16 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, किस दिन इशू किया वो डेट आ जाएगी, रेसिपिएंट का नेम, रेसिपिएंट का क्या है जीआईएसटीएन नंबर, अगर वो यूएन की एजेंसीज को भेज रहा है तो यूआईएन नंबर होता है। एचएसएन, जो क्लासिफिकेशन आपको स्टार्टिंग में बताए हैं कि हार्मोनाइज द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंडिया इज द मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो हम पूरे वर्ल्ड में जो एक सारी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो कोड्स फॉलो करते हैं उसको हम एचएसएन बोलते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। चैप्टर वाइज कोड आपको गिवन है, डिस्क्रिप्शन कौन सा गुड्स आपने सेल किया है, कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, जो गुड्स हमने उसको सप्लाई किया उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, रेट ऑफ जीएसटी हमने क्या चार्ज किया, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स कितना बनता, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उसके साथ कोड उसका स्टेट सब लिखेंगे। एड्रेस ऑफ डिलीवरी, अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई से क्या है डिफरेंट है तो उस सिचुएशन में, तो वेयर द टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पेमेंट हो रहा है इस पे सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर या फिर सप्लायर करेगा या फिर जो भी उसका अथोराइज्ड पर्सन होगा। अदर डिटेल्स कि अगर रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50,000 से अबव है तो हम नाम लिखेंगे उसका, एड्रेस लिखेंगे रेसिपिएंट का, एड्रेस डिलीवरी का लिखेंगे, स्टेट और कोड डालेंगे। अगर 50,000 से लेस है तो मे रिक्वेस्ट फॉर द एफोर्सेड, ऑप्शनल है मींस, तो
इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस पे सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। और यूआईएन नंबर मैंने बता दिया यूएन एजेंसीज के लिए। अब देखो टैक्स इनवॉइस जब इशू करते हैं डिफरेंट सेक्शन के अंदर रूल्स गिवन है। तो इसके अंदर है कि टैक्स लिमिट फॉर इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कि जब गुड्स की सप्लाई होती है तो कितने दिन में आपको इशू करना, हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई किया है कि रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग, कि जो भी पर्सन गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है वो टैक्स इनवॉइस क्या करेगा, इशू करेगा। जब हमने डिलीवरी दे दी गुड्स और सर्विसेज की रेसिपिएंट को, या फिर जब यहाँ से रिमूव मतलब मेरी फैक्ट्री से गुड्स क्या है चला गया उसके पास, तो वो ऑन और बिफोर, तो इस डेट से पहले पहले हम क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। रिमूवल ऑफ गुड्स मैंने बता दिया, डिस्पैच ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी बाय द सप्लायर और एनी एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, कलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द रेसिपिएंट और एनी एजेंट एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ। तो टैक्स लिमिट इन केस ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 31(2) कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन नॉर्मल सिचुएशन, तो ये भी हमने पढ़ा था कि 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज जब आपने सर्विस दी है, या फिर अगर बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है तो 45 डेज में दे सकते हैं। सेसेशन ऑफ सप्लाई बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, द इनवॉइस शुड बी इशूड एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस, कि जब सप्लाई खत्म हो गई, टोटली कंप्लीट हो गई आपकी, बिफोर कंप्लीशन ऑफ दिस सप्लाई, कि पहले ही बंद कर दी हमने, तो उस जब बंद हुई है उस डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 31(2) इन केस ऑफ गुड्स कंटिन्यूअस सप्लाई, द टैक्स इनवॉइस शुड बी इशूड ईदर ऑन बिफोर द ड्यू डेट, कि जिस दिन या तो पेमेंट हुई है, या फिर बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिसीव द पेमेंट, कि जब उसको पेमेंट रिसीव हो गई, या फिर जो भी हमारी इवेंट थी, अगर एक पर्टिकुलर इवेंट अगर कंप्लीट हो गई जो कि हमारी कंप्लीशन ऑफ इवेंट से क्या है लिंक्ड थी, उससे पहले आपका उस डेट को या उससे पहले आपका इनवॉइस जो है इशू हो जाना चाहिए। एग्जांपल है कि शॉपकीपर सेल्स गुड्स टू अ कस्टमर इन हिज शॉप ऑन 10 जुलाई, तो द शॉपकीपर इशू इनवॉइस अप टू 10 जुलाई, ये आपको बता दिया। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि 45 डेज के अंदर बैंकिंग कंपनीज को इशू करना है। एग्जांपल्स हैं, तो GK Limited Delhi supplied goods to Mr. Jain of Panipat, Haryana. Goods were removed from factory of GK Limited in Delhi on 23rd of July 2019. GK Limited needs to issue a tax invoice on or before, क्योंकि कंप्लीट हो गई। इसी तरह GA Services Limited provides security services to PK Limited for their event to be organized, अभी होनी है, तो GA Services Limited needs to issue a tax invoice on or before 4/10, तो 30 डेज के अंदर आपको क्या इशू करना। अगर हम गुड सेल करते हैं रिटर्नेबल बेसिस पे, ये हमने फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि अप्रूवल बेसिस पे या रिटर्नेबल बेसिस पे जब आप गुड्स भेजते हैं तो उस सिचुएशन में बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लाई आपको इशू करना है, या डेट ऑफ रिमूवल 6 मंथ्स के अंडर, विच एवर इज अर्ली। अब मैनर क्या है कि किस मोड में इशू हो सकते हैं। अगर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है तो 3 इनवॉइस बनेंगे, और अगर सर्विसेज हैं तो 2 बनेंगे, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट को देनी है इनवॉइस की गुड्स के केस में, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर को और ट्रिप्लीकेट सप्लायर के पास रहेगी। उस केस में ओरिजिनल रेसिपिएंट को और डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास रहेगी। और सीरियल नंबर इनवॉइस का जो है इलेक्ट्रॉनिकली GSTR1 जो हमारा आउटवर्ड सप्लाईज के लिए रिटर्न्स के टॉपिक में पढ़ेंगे, तो वो भी हमने क्या है इलेक्ट्रॉनिकली उसकी डिटेल क्या है फर्निश करनी। नेक्स्ट स्टेप बिल ऑफ सप्लाई क्या होता। अब ये देखते हैं कौन कौन से इसके कंटेंट्स होते हैं। अगर आपका क्या है कोई आउटपुट GST नहीं है तो उस सिचुएशन में बिल ऑफ सप्लाई जो है इशू होता है। अगर हम कोई एग्जम्प्टेड गुड्स क्या है सप्लाई कर रहे हैं, उस केस में बिल ऑफ सप्लाई, सेल नहीं कर रहे हैं आप एग्जम्प्टेड गुड्स, तो उस पर कोई GST चार्ज नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं डीलर, जो कंपोजिशन स्कीम के हैं चूज करते हैं, तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। तो टैक्स इनवॉइस की तरह ही होता, बट कुछ पर्टिकुलर्स ये जो हम इसके अंदर मेंशन करते हैं, नेम एड्रेस एंड GISTN नंबर ऑफ द सप्लायर, 16 कैरेक्टर से ज्यादा का सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए, किस टाइम इशू किया, डेट उसकी आएगी, रेसिपिएंट का नेम, उसका एड्रेस, उसका GISTN या UIN नंबर, HSN कोड, जो हमारी गुड्स या सर्विसेज जो हमने सप्लाई की उसका हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर,
गुड्स और सर्विसेज या दोनों है तो दोनों का डिस्क्रिप्शन, गुड्स या सर्विसेज जो सप्लाई की है उनकी वैल्यू कितनी है, उस बिल ऑफ सप्लाई के अंदर सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर जो भी अथॉराइज पर्सन होगा वो करेगा। अगर हमारी मिक्स सप्लाई है, टैक्सेबल भी है और एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं तो हम इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई उसको क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट क्या है देखते हैं। तो किस तरह से क्रेडिट नोट कब इशू होता है कि अगर हमने क्या है गलती से हायर वैल्यू जो हमारी एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स थी हमने ज्यादा स्टेट कर दी अपने इनवॉइस के अंदर, या टैक्स रेट हमारा हायर हो गया जो हमारा एक्चुअल या एप्लीकेबल टैक्स रेट है, या फिर जो रेसिपिएंट ने क्वांटिटी रिसीव की और जितनी टैक्स इनवॉइस के अंदर हमने क्या है डिपिक्ट दिखाई है वो कम है, जितनी रिसीव की है वो कम है और जो डिक्लेयर्ड थी वो क्या है ज्यादा है। तो या फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स सेटिस्फैक्टरी नहीं है, रेसिपिएंट कहता है कि इंफीरियर गुड्स आ गई। तो इन सब सिचुएशन से डील करने के लिए अब हम कैसे उसको क्या करेंगे, अब वो तो कहेगा मैं ज्यादा पेमेंट क्यों करूं, कम लिखी हुई है या क्वालिटी जो है वो कम आई है, क्वांटिटी जो है मेरे पास कम आई है। तो उस सिचुएशन में सप्लायर क्या है एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट, क्योंकि जब आप सेल करते हैं तब आप पार्टी को क्या करते हो, डेबिट करते हो। अब हम वापस कर रहे हैं कि ज्यादा लिख दिया था, माइनस करना है तो पार्टी को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, सो इट इज कॉल्ड अ क्रेडिट। तो वेयर द टैक्सेबल वैल्यू, ये मैंने ऊपर यही सिचुएशंस हैं कि या तो गुड्स वापस आ गया या टैक्स इनवॉइस के अंदर ज्यादा वैल्यू आपने लिख दी थी, या फिर जो गुड्स है उसकी क्वांटिटी क्या है लेस है। इन सब सिचुएशन से डील करने के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू होगा, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट के अदर प्रोविजंस हमारे पास हैं देखिए। तो ये प्रोविजंस है कि सप्लायर में इशू टू द रेसिपिएंट वन, एक या एक से ज्यादा ये इकट्ठा भी कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट क्या है इशू कर सकता है उस इनवॉइस के अगेंस्ट। तो अगर हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि अमाउंट ज्यादा लिखा था, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे पास कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है कि अगर सेकेंडरी डिस्काउंट हम देते हैं तो प्राइमरी डिस्काउंट है ये हमने दे दिया, अगर कोई सेकेंडरी डिस्काउंट है तो उसके लिए आप क्या है क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। 72 मंथ तक आपने क्रेडिट नोट का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना है जब तक आपकी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं होती है। तो लीगल मेथड है कि जिसके थ्रू हम अपने टैक्स लायबिलिटी को क्या है रिवाइज कर रहे हैं, जो कि हमने रिटर्न में फिल करनी है। तो वहां पे भी जब आउटवर्ड सप्लाई होगी तो हमें क्रेडिट नोट जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं डेबिट या क्रेडिट नोट से वो सारी शो करनी होती है अपने रिटर्न्स के अंदर। तो ये क्रेडिट नोट है। नेक्स्ट है डेबिट नोट, अपोजिट हो गया। वह हायर वैल्यू के केस में हम इशू कर रहे थे तो यहाँ पे द सप्लायर हैज इरोसनली डिक्लेयर्ड ए वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू लेस हो गया, वह हायर थी, कम लिख दी ज्यादा की जगह। इसी तरह टैक्स रेट कम लिख दिया ज्यादा की जगह और क्वांटिटी ज्यादा लिख दी कम की जगह, इस तरह के रीजंस। तो इस सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे, अब उसे ज्यादा पैसे लेने, एक्चुअल वैल्यू अगर 1000 थी और हमने डिक्लेयर कर दी 900 तो 100 लेने। तो उस केस में हम उसको क्या करेंगे, डेबिट नोट, क्योंकि ज्यादा, तो इससे हमारी टैक्स लायबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सप्लायर अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो इन सब रीजंस को, इन सिचुएशंस को करेक्ट करने के लिए, अपनी जीएसटीआर के अंदर अपनी एक्चुअल पोजीशन को दिखाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट हम इशू करते हैं दैट इज कॉल्ड डेबिट नोट। तो कंटेंट्स देखो क्या होते हैं डेबिट नोट के, वो हम यहाँ देखते हैं। कौन इशू करता है, रिवाइज्ड हम कब करेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट देखते हैं। नेम एंड एड्रेस सेम है, ये जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट क्रेडिट है डेबिट है, 16 कैरेक्टर्स का उस पर हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर, डेट किस दिन इशू हुआ, रेसिपिएंट के पर्टिकुलर्स लिखेंगे, नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन या यूआईएन नंबर, कहाँ पे उसका एड्रेस ऑफ डिलीवरी क्या है, उसका स्टेट, उसका कोड सब मेंशन करेंगे। अगर अनरजिस्टर्ड है तो स्टेट कोड आएगा। सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, क्या वैल्यू है, क्या रेट ऑफ टैक्स हमने चार्ज किया, कितना अमाउंट डेबिट या क्रेडिट है, और लास्ट में सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर। अब रिवाइज्ड कब हो सकता है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है सबसे पहले वो इशू करे। कब इशू हो सकता है कि जब आपने
रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ले लिया, उसके 1 मंथ के अंदर हम रिवाइज कर सकते हैं। और कब इशू हो सकता है कि जब आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, दोनों में अगर टाइम का लैग है, मतलब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है और जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ वो डिफरेंट है, उस केस में हम रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो ये उसके पर्टिकुलर्स होंगे, रिवाइज्ड चाहे वो टैक्स इनवॉइस है या फिर आपका क्या है, क्रेडिट या डेबिट नोट है। तो उसके अंदर हम क्या क्या देखिए मेंशन करेंगे। रिवाइज इनवॉइस रिटर्न प्रोमिनेंटली, प्रॉपरली आपने लिखना है। सेम रहेंगे पर्टिकुलर्स, देखो जो पहले आपको मैंने बताए। अदर पॉइंट्स जो आपने कंसीडर करने हैं कि अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाईज है कंसोलिडेटेड की, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 से एक्सीड करती है तो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस कैन नॉट बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट। तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो कंसोलिडेटेड इनवॉइस हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। अगर 200 रुपए से कम है और रेसिपिएंट जो है वो आपका अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट को जरूरत ही नहीं है टैक्स इनवॉइस की, तो कंसोलिडेटेड हम उसको क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में गिवन जितने दिन भी 200 से, अगर 200 रुपए से कम है तो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं करेगा। बाद में क्या, अगर धीरे धीरे वो सप्लाई करता है गुड्स को, तो इकट्ठा कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है द क्लोज ऑफ ईच डे, शाम तक टोटल जितनी सप्लाई जाएगी। तो ये सारे प्रोविजन जो टैक्स इनवॉइस के हैं बिल ऑफ सप्लाई पे भी अप्लाई होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है ये हम देखते हैं, और इसके अंदर रिसीट वाउचर भी देखते हैं और रिफंड वाउचर भी देखते हैं। ये मैंने अभी पीछे बताया था कि जब रजिस्टर्ड पर्सन जो है टैक्सेबल सप्लाईज भी कर रहा है और एग्जम्प्ट सप्लाईज भी क्या कर रहा है, गुड्स की भी सर्विसेज की भी या दोनों की भी, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। इन दैट केस क्योंकि एग्जम्प्ट के लिए बिल ऑफ सप्लाई होगा और जो टैक्सेबल है उनके लिए क्या होगा, इनवॉइस होगा, तो इसलिए इकट्ठा वो क्या है, इशू कर सकता है। रिसीट वाउचर कब होगा, कि जब मुझे एडवांस पेमेंट क्या है, रिसीव होती है। ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, एक रिसीट वाउचर इशू करता है। तो क्या क्या इसके अंदर लिखेंगे, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, वही सेम रहेंगे सारे जो पीछे आपको बताए थे। रेसिपिएंट के पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, गुड्स का अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन कितना है, रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, टैक्स पेबल आरसीएम बेसिस पे तो नहीं है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे सिग्नेचर होंगे। वेयर एट द टाइम ऑफ रेसिपिएंट ऑफ एडवांस, अगर आपकी रेट ऑफ टैक्स नॉट डिटर्मिनेबल है तो उस केस में 18% टैक्स जो है चार्ज होगा। अगर नेचर ऑफ सप्लाई इनडिटर्मिनेबल है कि उसको नहीं कर सकते हैं तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। रिफंड वाउचर, अगर कोई सप्लाई नहीं है, कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं है, तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या है, एक रिफंड वाउचर इशू कर सकता है जो पेमेंट उसने रिसीव की है, अगर सप्लाई नहीं हुई तो। कंटेंट सेम रहेंगे जो रिसीट वाउचर के हैं। नेक्स्ट है इनवॉइस कम पेमेंट वाउचर, और डिलीवरी चालान क्या है ये हम देखते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो है टैक्स पेमेंट करता है, वो इनवॉइस कम पेमेंट वाउचर इशू कर सकता है। किसको, अगर हु इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, की जिसको भी हमने सप्लाई किया अगर वो उस डेट को रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस सिचुएशन में रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, हैज टू इशू एन इनवॉइस कि जो भी अनरजिस्टर्ड डीलर से रिसीव हुई, कि जब पेमेंट करेंगे तब हम पेमेंट वाउचर क्या करते हैं, इशू करते हैं। पर्टिकुलर्स ये सारे सेम रहेंगे। देखो नेम, सप्लायर का सारा रिकॉर्ड आएगा, 16 कैरेक्टर का सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू क्या है, नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन, ये सब, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, अमाउंट पेड, रेट ऑफ टैक्स क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई एंड सिग्नेचर। अब डिलीवरी चालान क्या है, कि जहां पे हम इशू नहीं कर रहे हैं अभी इनवॉइस, कि जैसे लिक्विड गैस है,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क है, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द ब्रांच इन द सेम स्टेट है। उस केस में हम क्या विदाउट इनवॉइस अगर गुड्स दे रहे हैं तो वहां पे आपको डिलीवरी चालान इशू करना होता है। तो इसके जो ट्रिप्लीकेट में बनता है, ये ओरिजिनल कॉपी कंसाइनी के पास रहती है, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास जाती है और ट्रिप्लीकेट जिसने भेजा है कंसाइन। अब इसमें भी डेट एंड नंबर ऑफ द डिलीवरी चालान होगा। कंसाइनर के सारे पर्टिकुलर जाएंगे, 16 कैरेक्टर से ज्यादा का सीरियल नंबर नहीं हो सकता है। डेट ऑफ इशू, कंसाइनी के सारे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टैक्सेबल वैल्यू, किस रेट से टैक्स लगेगा, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और सिग्नेचर। अब नेक्स्ट है हमारे पास ई वे बिल क्या होता है। अब ई वे बिल जो है कि जब हम ई वे बिल जो है कि जब मूवमेंट ऑफ गुड्स को मॉनिटर करने के लिए, सो दैट कि कोई भी टैक्स चोरी ना करे, इसके लिए हम जो एक नया सिस्टम गवर्नमेंट ने इजाद किया इसके अंदर, तो एक नया सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया जीएसटी एक्ट के अंदर, दैट इज ई वे बिल। कि बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिस भी कन्वेंस से आप, चाहे रेल, चाहे वेसल, चाहे एयर, चाहे किसी से भी आप भेजेंगे, तो उसके साथ एक बिल होगा, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा, इसलिए हम इसको ई वे बिल कहते हैं। गवर्नमेंट का जो कॉमन पोर्टल है www.gst.gov.in, तो उसमें हम ई वे बिल के इशू करें। तो जो भी शिपमेंट ऑफ गुड्स है, कंसाइनर कंसाइनी की डिटेल्स हैं, कहाँ से गुड्स, सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, कहाँ जाना है, रूट, तो वो सब मेंशन होता है उस रिसीट, उस डॉक्यूमेंट को आप ई वे बिल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है, इसलिए ई वे बिल हम इसको बोल रहे हैं। स्टेप्स टू जनरेट, पार्ट ए के अंदर EWB01 फॉर्म है। सप्लायर, रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर एक यूनिक नंबर जनरेट होगा। पार्ट बी में जो भी ट्रांसपोर्टर है, सप्लायर है, रेसिपिएंट है, उसकी डिटेल होंगी, तो जनरेट करेंगे, जीएसटीएन नंबर से जनरेट होगा, वैलिडिटी पीरियड, डेट सब गिवन होगा। अब ई वे बिल अगर 50,000 से ऊपर का सप्लाई है तो मैंडेटरी है, नीचे है तो, कम सप्लाई है तो उस सिचुएशन में क्या, ऑप्शनल। तो अदर केसेस क्या है कि अगर वैल्यू गुड्स की जो है 50,000 से नीचे है, तब भी ई वे बिल मैंडेटरी फॉलोइंग केसेस में, जब इंटर स्टेट मूवमेंट होगा, जब जॉब वर्क के लिए कंसाइनर गुड्स भेजता है, जब हैंडीक्राफ्ट गुड्स हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, अगर आपकी लिमिट जो 20 लाख, 40 लाख और 10 लाख की लिमिट है, अगर वो उस केस में एग्जम्प्ट हो सकता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस। 50,000 में क्या क्या इंक्लूड होगा, जो भी हमारी टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो कैसे आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, वेब यानी ऑनलाइन थ्रू, एसएमएस या एंड्रॉयड ऐप के थ्रू, बल्क अपलोड टूल के थ्रू, आजकल जो साइट इंटीग्रेट हो जाती हैं उसके थ्रू। बिल टू शिप मॉडल में अगर आप देखें तो 3 पर्संस होते हैं, लाइक ए टू बी, बी टू सी। तो इस सिनेरियो के अंदर अब ए, मान लो बी ने ए को ऑर्डर प्लेस किया और गुड्स सी को जा रहा है, मूवमेंट ऑफ द गुड्स टू सी, तो टैक्स इनवॉइस इशू हो गए। ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, ओनली वन, 3 बिल जनरेट नहीं होंगे, एक ही, कोई भी कर सकता है। ई वे बिल इज रिक्वायर्ड, ओनली वन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट इन केस ऑफ बिल टू शिप मॉडल। ये मैंने पहले डिस्कस किया था, बिल टू शिप मॉडल क्या है। रेलवे, एयर और वेसल के थ्रू अगर आप गुड्स भेजते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या है, ई वे बिल के साथ सीरियल नंबर जो रेलवे रिसीट का है और डेट, एयर कंसाइनमेंट नोट का डेट और सीरियल नंबर, जब बुकिंग कर लेंगे उसके बाद जनरेट होगा आपका जो ये बुकिंग नंबर होगा, इसको हम उसके अंदर डालेंगे ई वे बिल के अंदर। ई वे बिल को हम क्या है कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं या हमने कोई डिटेल अगर सबमिट नहीं की है, तो 24 आवर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 15 दिन तक ये वैलिड होता है अगर आप पार्ट बी मतलब ट्रांसपोर्टर, सप्लायर, रेसिपिएंट की डिटेल अपडेट कर देते हैं। नेक्स्ट है, इन सिचुएशन में ई वे बिल क्या है, रिक्वायर्ड नहीं। एलपीजी फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी, कि जो एलपीजी
नॉन डोमेस्टिक यूज के लिए है वो एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर अगर है या हाउस होल्ड यूज के लिए है। कैरोसिन ऑयल के केस में अगर ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो पोस्टल बैगेज भेजता है, जो नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स, करेंसी, हाउस होल्ड इफेक्ट के जितने भी गुड्स हैं, अगर हम नॉन मोटराइज कन्वेंस से, बैलगाड़ी वगैरह से अगर आप सामान भेजते हैं, अगर हम उसको सप्लाई नहीं मानते, जो गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट की हैं, नील रेटेड है, जीरो रेटेड है, वट एवर इज, वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड और ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान को जब हम माल भेजते हैं, एम्प्टी सिलेंडर्स कि जिसमें एलपीजी गैस के हैं पैक होनी है, उनको हम क्या है ई वे बिल हमें जरूरत नहीं होती इन केसेस में। तो इस चैप्टर को समझने के बाद ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया टैक्स इनवॉइस क्या होता है और क्या क्या फीचर्स हैं। तो उसके कंटेंट्स भी मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन करना है, लाइक नेम, जीआईएसटीएन नंबर, उसका एड्रेस, सप्लायर का, रेसिपिएंट का। बिल ऑफ सप्लाई आपको बता दिया क्या है, डेबिट क्रेडिट नोट कब इशू होता है, क्या क्या उसके कंटेंट्स हैं, ये भी आपको बता दिया। रिफंड वाउचर क्या है, रिसीट वाउचर क्या है, पेमेंट वाउचर क्या है, इसके क्या क्या कंटेंट्स होंगे। ई वे बिल बता दिया, कब मैंडेटरी है ये भी बताया आपको, कौन कौन से सरकमस्टांसेस में ई वे बिल जो है रिक्वायर्ड नहीं होता। तो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।